नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आवेशन की दो विधियाँ पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने घर्षण विधि और दूसरी पढ़ी थी हमने चालन विधि, और तीसरी विधि हमारी प्रेरण विधि, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो घर्षण विधि और चालन विधि में हमने देखा था कि वहाँ पे दोनों वस्तुओं को पास में लाना आवश्यक है। यदि आप दोनों वस्तुओं को टच नहीं करवाते हो, या चालन विधि में जैसे कि हमने तार के माध्यम से दोनों का संपर्क किया था, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो चालन संभव नहीं था। तो आज हम तीसरी विधि स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोनों वस्तुएं हमारी दूर दूर होंगी। एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, तो दोनों क्या होंगी? दूर दूर होंगी। और फिर भी एक वस्तु की सहायता से दूसरी वस्तु में हम क्या उत्पन्न करेंगे? आवेश उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आज का हेडिंग है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरण क्या होता है। शब्द से स्पष्ट है, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना। यानी कि जैसे कोई एक वस्तु ये है हमारे पास और दूसरी वस्तु हमारे पास ये भी है। अगर इन दोनों को मैं स्पर्श नहीं करवाऊँ, दोनों क्या है हमारी दूर दूर है, दोनों के बीच गैप है, तो यदि ये एक वस्तु बिना स्पर्श किए दूसरी वस्तु में क्या उत्पन्न कर दे? आवेश। यानी कि जैसे इस पर प्लस आ गया या इस पर क्या आ जाए? माइनस आ जाए। तो यदि ऐसा हो जाए कि ये वस्तु इसको बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न कर दे, तो ये घटना हमारी क्या कहलाएगी? प्रेरण। ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक वस्तु का आवेशित होना आवश्यक है। यानी कि हमारी वस्तु A है वो क्या होगी? आवेशित होगी। और जो दूसरी वस्तु है वो क्या होगी? हमारी उदासीन, या उदासीन को हम क्या कह सकते हैं? अनावेशित। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि एक वस्तु हमारी क्या होगी? आवेशित। तो हम इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु में बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? प्रेरण। देखो मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है, किसी आवेशित वस्तु के द्वारा किसी अन्य अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम इस आवेशन की घटना को उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि किस तरह से हम आवेश उत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक गोला लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हम एक गोला लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं? एक कुचालक स्टैंड पर लगा देते हैं। ये हमारा स्टैंड कैसा है? कुचालक, या हम इसको विद्युत रोधी भी बोलते हैं। कुचालक का ही दूसरा नाम विद्युत रोधी है। ठीक है। तो कुचालक या विद्युत रोधी स्टैंड, और ये है हमारी वस्तु, हम इसको क्या कह सकते हैं? गोला। ठीक है। अब इसको हमने कुचालक स्टैंड पे क्यों लगाया है? इसका कारण ये है कि यदि मान लो ये सुचालक स्टैंड होगा, ये कैसा होगा? हमारा सुचालक। तो आपको पता है कि इस गोले पे क्या आएंगे? आवेश आएंगे। तो वो आवेश उस चालक के माध्यम से कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। इसलिए हम इसको किसकी सहायता से लगाते हैं? कुचालक स्टैंड की सहायता से। अब कोई कहेगा कि हम हाथ से भी तो पकड़ सकते हैं। तो यदि हम इसको हाथ से पकड़ेंगे तो मनुष्य का जो शरीर उड़ता है वो भी क्या है? हमारा चालक है। तो आवेश क्या होंगे? मनुष्य के शरीर के माध्यम से पृथ्वी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर गोले को हम किस पे लगाएंगे? कुचालक स्टैंड यानी कि विद्युत रोधी पर। हम जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं, आवेश, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की वस्तु है। एक है हमारे पास चालक और एक है हमारे पास कुचालक। ठीक है। आवेश देने के पर्पज से मैंने दो वस्तु लिए, एक लिए मैंने चालक और एक लिए मैंने कुचालक। इस टॉपिक को हम आगे वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो जब आप चालक को आवेश दोगे, जैसे मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दे रही हूँ, तो जब हम इसको आवेश देंगे तो सारा की सारा आवेश कहाँ रहेगा? इसकी सतह पर। अंदर बाहर कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है। सारा की सारा आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर। जबकि कुचालक को यदि हम आवेश दें, तो सारा की सारा आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहेगा। ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। बाकी ये हम
आगे वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और देखो, उदासीन वस्तु क्या होती है? उदासीन वस्तु में धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने ये धनावेश बना दिया, तो इनके साथ साथ इतने ही क्या होंगे? ऋणावेश। ठीक है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने, तो 10 ही क्या होंगे इसमें? प्रोटॉन। ठीक है, तो 10 और 10, एक ऋणावेश है 10 और 10 क्या है? धनावेश। तो दोनों क्या करेंगे? पूरे आवेश को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पे उदासीन वस्तु में हमारा नेट आवेश, आवेश तो होते हैं लेकिन नेट आवेश का मान शून्य होता है। पहले स्टेप में क्या करना है? एक चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर लगाना है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? हम इस गोले के पास, ये जो हमने चालक गोला लिया था, इसके पास हम क्या करेंगे? एक आवेशित छड़ लेके जाएंगे। ये हमारी आवेशित छड़ है, इसको हमने पहले से ही आवेश उत्पन्न कर रखा है। जैसे मान लो एक कांच की छड़ होती, तो इस पे कौन सा आवेश होता? धनावेश। तो इसके ऊपर इसके पास कौन सा आवेश है? धनावेश। जब हम इस कांच की छड़ को इस गोले के पास लेके आएंगे, तो आपको पता है चालक गोला है, उदासीन है प्रारंभ में, तो जब ये उदासीन होगा तो इसमें प्लस और माइनस क्या होंगे? एक समान रूप से रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस कांच की छड़ को इस गोले के पास लेके जाएंगे, तो क्या होगा? ये जो प्लस आवेश है, इसमें जो प्लस और माइनस उपस्थित है, उनमें से माइनस को तो अपनी ओर खींचेंगे और प्लस को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इसकी एक सतह पर तो क्या उत्पन्न हो जाएंगे? सारे के सारे ऋणावेश, और बचे हुए धनावेश है वो कहाँ चले जाएंगे? दूसरी सतह पर। चालक गोला लिया है, इसलिए हमने सारा की सारा जो आवेश है वो सतह पर बनाया है। अब देखो, सारे के सारे जो ऋणावेश है वो कहाँ गए? एक सतह पर, और दूसरी सतह पर केवल क्या है? धनावेश। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है? छड़ को नहीं हटाना है हमको पहले। तीसरे स्टेप में हमें छड़ नहीं हटानी है, हमें इस गोले को क्या कर देना है? भूसंपर्कित। भूसंपर्कित करने का मतलब होता है कि इस गोले का संबंध चालक तार की सहायता से पृथ्वी से कर देना है। तो जैसे ही हम इसका संबंध पृथ्वी से करेंगे, तो पृथ्वी में से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलकर उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जितना कि यहाँ पर धनावेश उपस्थित है। अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस के हैं, तो इधर से कितने? 6 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, और ये उनके साथ संयोजित होकर ये इनको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर धनावेश पृथ्वी में नहीं जाता, क्योंकि धनावेश हमारा चलता नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो यहाँ से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे इस सतह पर, तो सारा की सारा धनावेश है वो इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या हो जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से केवल इसकी एक सतह पर ऋणावेश रहेगा। लेकिन ये भी कब तक रहेगा? अगर हम मान लो छड़ को पहले हटा देते हैं, छड़ को पहले हटा देंगे तो ये आवेश खत्म हो जाएगा, क्योंकि छड़ लगी हुई है इसलिए ये आवेश है। छड़ के कारण ये आवेश उत्पन्न हुआ है, तो ये छड़ है इसलिए ये आवेश है। अगर आप छड़ को पहले हटा दोगे तो ये आवेश क्या होगा? सारा की सारा प्लस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस करके वापस क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। तो हमें पहले क्या करना है? भूसंपर्कित करना है, और जैसे ही हम भूसंपर्कित करेंगे, जो सारा की सारा प्लस आवेश है वो पृथ्वी के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा, और गोले की एक सतह पर केवल ऋणावेश रहेगा। चौथे स्टेप में क्या होगा? हम भूसंपर्क खत्म कर देंगे। तो जैसे भूसंपर्कित खत्म करेंगे, इसके पास केवल ऋणावेश रहेंगे। अब जब तक ये छड़ यहाँ रहेगी तब तक आपका ऋणावेश इस सतह पर रहेगा। लेकिन जैसे ही हम छड़ को हटाएंगे, सारा के सारा जो ऋणावेश है वो इस चालक गोले में एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। तो इस तरह से 5 स्टेप में हमारी प्रेरण के द्वारा आवेशन की विधि है। वापस से देखो, पहले स्टेप में क्या करते हैं? हम चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर लगाते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? इस चालक गोले के पास एक आवेशित छड़ लेकर जाते हैं। कांच की छड़ भी हो सकती है, ये आवेशित छड़ लेकर जाते हैं। तो जैसे हम आवेशित छड़ लेके जाएंगे, इस गोले में से ऋणावेश है वो तो ये प्लस के जो चिन्ह है इनके द्वारा क्या होंगे? आकर्षित होंगे, इसलिए इस छड़ के
निकट वाली सतह पर आ जाएंगे, जबकि जो प्लस हैं वो प्लस के द्वारा क्या होंगे, प्रतिकर्षित, तो ये दूर वाली सतह पर आ जाएंगे। तीसरे स्टेप में क्या करना है, इस गोले की दूसरी सतह को भूसंपर्कित कर देना है। भूसंपर्कित का मतलब होता है इस गोले को चालक तार की सहायता से हमने पृथ्वी से संपर्क कर दिया। तो जैसे भूसंपर्कित करेंगे, ये जो प्लस आवेश है इसको पृथ्वी से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, वो सारा की सारा ये क्या करेगा, इस प्लस आवेश को खत्म कर देगा। तो जैसे ही इसका प्लस आवेश खत्म होगा, इस गोले पे केवल क्या रह जाएगा, ऋणावेश। चौथे स्टेप में क्या होगा, अगर हम छड़ को नहीं हटाते हैं तो जब तक हमारी छड़ रहेगी ऋणावेश हमारा उपस्थित रहेगा। अब यदि हम छड़ को हटा भी लें तो ये सारा की सारा ऋणावेश इस गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस तरह से गोला क्या हो गया हमारा आवेशित। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ छड़ लिए धनावेशित, तो गोला क्या हुआ है, ऋणावेशित। यानी कि जिस प्रकृति की हम आवेशित वस्तु लेंगे उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर मान लो हमको इस गोले को धनावेशित करना है, क्या करना है, इस गोले को धनावेशित, तो हम यहाँ पर इस धनावेशित छड़ की जगह कौन सी छड़ लेके आएंगे, ऋणावेशित छड़। तो हमारे पास जो चालक गोला है इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई, प्रेरण की विधि। अब यहाँ तो केवल हमने एक ही वस्तु में आवेश उत्पन्न किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि हमको दो गोले दिए जाएं जो एक दूसरे को टच किए हुए हैं, पहले से ही स्पर्श किए हुए हैं, तो क्या हम इन दोनों को भी प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दो धातु के गोले दिए हुए हैं, गोला ए और गोला बी, एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं और दोनों ही किस पे स्थित है, कुचालक स्टैंड पर। दोनों ही किस पे स्थित है, कुचालक स्टैंड पर। अब प्रेरण विधि के द्वारा देखेंगे कि इनमें आवेशन होगा या नहीं। तो हमने क्या किया, हम एक आवेशित छड़ इन गोलों के पास लेकर आए। एक आवेशित छड़ है, इसको हम गोले ए के निकट लेकर आते हैं। तो जैसे ही गोले ए के निकट लेकर आएंगे तो चूंकि ये गोला क्या है, पहले उदासीन है, इसका मतलब इसमें प्लस और माइनस दोनों उपस्थित हैं। बी गोला भी उदासीन है तो इसमें भी प्लस और माइनस दोनों उपस्थित है। जैसे ही छड़ हम गोले ए के पास लेकर आएंगे तो ये प्लस हैं, तो किसको आकर्षित करेंगे अपनी ओर, माइनस को। तो गोले की एक सतह पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। अब इसमें उपस्थित जो धनावेश है वो इसकी दूसरी सतह पर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसकी दूसरी सतह पर धनावेश आएगा, ये धनावेश इस गोले में से ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसकी गोले बी की एक सतह पर क्या आ जाएगा, वापस से ऋणावेश, और जो दूसरी सतह है इस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। तो इस तरह से छड़ को गोले के पास लाने पर हमारी ध्रुवण की ये वाली प्रक्रिया हुई है, जिसमें गोले ए के एक सिरे पर ऋणावेश है, इसके दूसरे सिरे पर धनावेश है। गोले बी के एक सिरे पर ऋणावेश है और दूसरे सिरे पर धनावेश है। अब यदि छड़ को मैं हटा लूँ, यदि मैं छड़ को हटा लूँ तो ये सारा के सारा आवेश पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, यानी कि गोला ए और गोला बी दोनों क्या हो जाएंगे, उदासीन। ठीक, अब क्या होगा, ये जो धनावेश है और ये जो ऋणावेश है, ये दोनों गोलों के बिल्कुल सतह के पास पास है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और हमारे जो गोले ए और गोले बी हैं उनकी एक एक सतह पर, यानी इस वाली सतह पर तो क्या रहेगा, ऋणावेश, और इस वाले गोले की दूसरी सतह पर क्या रहेगा, धनावेश। इस अवस्था में हमारी जो छड़ है वो इनके पास स्थित है। यहाँ पे हमको भूसंपर्कित नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है, इस वाले गोले का प्लस और इस वाले गोले का माइनस, ये एक दूसरे को रोके हुए हैं यहाँ पे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम कांच की छड़ को हटाएंगे और गोलों को धीरे धीरे एक दूसरे से दूर करेंगे। तो जैसे ही हम एक दूसरे से दूर करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो ऋणावेश है वो इस वाले गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, सतह पर आ जाएगा, क्योंकि गोला कौन सा लिया है हमने, चालक। और इस दूसरे गोले में
धनावेश इसकी सतह पर एक समान रूप से आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, गोले को बिना भूसंपर्कित किए, यहाँ पर गोले को बिना भूसंपर्कित किए हमने दोनों गोलों में क्या उत्पन्न कर लिया, आवेश। एक गोले में ऋणावेश और दूसरे गोले में धनावेश। तो इस तरह से दो गोलों को जो कि एक साथ एक दूसरे को स्पर्श किए हुए स्थित है, उनको भी हम प्रेरण विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। अब उनमें क्या होगा, जो पहला गोला होगा यानी कि गोला ए, उसमें तो जो हमने छड़ लिया आवेशित छड़, उसके विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। और जो दूसरा गोला होगा बी, उसमें छड़ पर जो आवेश था उसी ही प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि ए गोले पर आएगा ऋणावेश और बी गोले पर आएगा धनावेश। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों गोलों को क्या कर लेंगे, आवेशित कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी हो गई प्रेरण की विधि, जिसमें हमने क्या किया है, पहले वाले में हमने क्या देखा था, एक गोले को आवेशित किया था, और इसमें हमने देखा है कि हमने दोनों गोलों को एक साथ आवेशित किया है। देखने के लिए धन्यवाद।